by dash. Who discovered photoelectric effect? H. Hertz. H. Hertz. Very good. H. Hertz ने photoelectric effect का पता किया था. H. Hertz. And explained by, किसने explain किया था photoelectric effect को? न्यूटन नहीं बेटा, Einstein. आइंस्टाइन. ओके, इन कौन से साल में? 1887 में हेनरी हर्ट्ज ने इसे बताया था कि ऐसा होता है, पर एक्सप्लेन किया गया था आइंस्टाइन के द्वारा 1905 में. ओके, ब्लू और रेड स्टार, व्हिच इज हॉटर? Red star. स्टार इज हॉटर. चलो देखते हैं कैसे. आप सभी को मालूम है एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू. न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. और आप सभी को मालूम है कि रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लेस होती है ना, कंपेयर टू ब्लू. तो ब्लू का यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आप सभी को मालूम है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा. और जब बेटा एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियसली वाटर भी ज्यादा ही रहेंगे. वेरी सिंपल. अल्फा पार्टिकल्स आर डैश. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? आयोनाइज्ड हीलियम आयन. हीलियम का एटम जो होता है, ओके, हीलियम का एटम है, यदि आप उससे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, प्रोबेबली हीलियम मालूम है क्या होता है? 2 4. ओके, 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी न्यूट्रल है. और यदि इससे आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इट इज He2+. डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल. ठीक है बेटा, ये मिस हो गया. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डैश विद फ्रीक्वेंसी. फोटो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के साथ काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? क्या होता है? एनीबॉडी? Constant. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बेटा लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मैंने लिखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ा रहा था कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, कितने सारे फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, जो भी एक पार्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे ही काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी. बेटा ये तो बहुत सिंपल चीज है ना, याद करो. मैंने क्या बताया? मानो एक लाइट गिर रहा है, ओके, और मानो इसकी एनर्जी है 15, ओके, और इसकी वर्क फंक्शन है 5. वर्क फंक्शन मतलब 5 मतलब क्या? इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी. और मानिए 5 तो कंज्यूम हो गया इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो बच गया कितना? गया 10. तो 10 क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का. और यदि मैं इसका बढ़ा देता हूं एनर्जी, मान लो मैं 20 कर देता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा? फिर और बढ़ जाएगा. कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी. क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू. h तो कांस्टेंट होता है, न्यू पे ही डिपेंड कर रहा है ना. फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना बेटा. आइडिया क्लियर है कि नहीं? इसकी फुल एप्लीकेशन है. यदि ये आइडिया क्लियर नहीं है तो मुझे बोलो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. सबको मालूम है? आई सपोज को आपको रिवाइज करना चाहिए. ओके, kinetic energy of photoelectron increases with frequency and dash with intensity. इंटेंसिटी के साथ क्या होता है? कांस्टेंट. यस, इंटेंसिटी के साथ ये कांस्टेंट रहती है. ओके, गॉट इट? With increase in intensity of incident ray. इंसिडेंट रे जो गिर रहा है, यदि उसका इंटेंसिटी बढ़ जाए तो फोटो करंट क्या होगी? बढ़ेगा सर. करंट क्या होगा? जल्दी कोई, एनीबॉडी, जल्दी. इंक्रीज बढ़ेगा सर. डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा. Sir, increase.
इंक्रीज होगा। मैंने बताया था, देखो एक रे गिरा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा गिरा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तो मानो फोटोन जितने आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो उतने बढ़ते जाएंगे ना, तो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रही है वो बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि बढ़ जाता है तो बेटा फोटो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो बेटा, प्लीज, ये थोड़ा सा गलत बात है। यदि आप पीछे वाले पोर्शन को नहीं पढ़ के आते हो तो यू विल बी इन डायर ट्रबल, आपको आगे वाली चीज नहीं समझ आ जाएगी। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे मोटिवेट बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप यदि अपने दिमाग से चीजों को उड़ाते रहोगे और पीछे क्लास के चीजों को नहीं पढ़ के आओगे तो नेक्स्ट क्लास जो प्रेजेंट क्लास होगी उसको समझने में काफी दिक्कत होगी। और आईआईटी एक सपना होता है, सब वहां नहीं पहुंचते, उसको जीना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ओके, चलिए, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड हाउ इट्स रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। जल्दी किसी को बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है? Minimum energy required. Negative potential required to Yes. stop the most energetic electron. हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल को बोलते हैं जो सबसे मैक्सिमम स्पीड से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक सके, है ना। मैक्सिमम पोटेंशियल जो नेगेटिव वाला आप लगाते हैं ताकि फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रुक जाए, और उसकी रिलेशन क्या होती है काइनेटिक एनर्जी से? जल्दी, The kinetic energy is equal to Q into Cs. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to kinetic energy, है ना। मैंने बताया था आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to क्या? फ्रीक्वेंसी। और फिर ये भी बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी डायरेक्ट रिलेशन है किससे? काइनेटिक से, फ्रीक्वेंसी से। ओके, ये दिमाग में रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा रहेगा यदि काइनेटिक एनर्जी फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का ज्यादा रहेगा, और यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आल्सो। तो ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। E by m of cathode rays are dash. E by m of cathode rays are dash. जल्दी, E by m of cathode rays are dash. बेटा क्या हो रहा है? E by m of cathode rays are dash. कोई बताएगा? Less. लेस क्या? लेस मतलब नहीं, कैथोड रे का तो सबसे मतलब इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव कहते हैं ना। E by m of cathode rays are universal constant, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू क्या था, याद है? वैल्यू किसी को याद है? 1.76 into 10 to 11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। While of anode ray is क्या? While of anode ray is dependent upon nature of gas taken, is dependent upon nature of gas। आप जो गैस लोगे उसके हिसाब से एनोड रेस की वैल्यू चेंज होगी। मैंने बताया था ना, एनोड रेस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस होते हैं, और सारे गैसियस आयन तो डिफरेंट होंगे, तो इसलिए E by m का वैल्यू भी बदल जाएगा कैथोड रे के एनोड रेस के लिए। पर कैथोड रेस के लिए तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं ना, तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आपको ये आइडिया क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आंसर चाहिए, कौन देगा बताओ जल्दी। वेव थ्योरी एक्सप्लेन्स डैश एंड डैश। Diffraction and interference. Yes, very good. Interference and diffraction। बेटा देखो सबको पढ़ना है, ठीक है ना, बट फेल्स टू एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन करना भूल गया था वो, मतलब भूल नहीं गया तो जो हो नहीं पाया था। Photoelectric effect. Yes, photoelectric effect, Line spectrum of hydrogen. line spectrum of hydrogen, BD radiation। BD रेडिएशन समझ रहे हो ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ओके, और एक चीज था, बताओ कोई? वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर।
स्कूल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा, और मेंस में भी कभी रिपीट तो नहीं होता है, पूछ लिया पहले, पर आपके स्कूल एग्जामिनेशन में तो पहले एकदम 100% आएगी ही एक नहीं। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर। नहीं एक्सप्लेन कर पाया था वो थ्योरी, पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किया था। एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज डैश सन सर, हाँ सन सर, क्या सर है ब्लैक बॉडी? सन सन। अरे नहीं बेटा, मैं एग्जांपल नहीं पूछ रहा हूँ, क्या होता है? Which absorb A body which Just- all types of frequency of light. परफेक्ट एमिटर एंड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। सारे रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर सकता है और सारे को निकाल भी सकता है ना? यदि उसको हीट किया जाए तो उससे दुनिया की हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस निकलेगी, और यदि उस पे सारे गिराए जाएं तो वो सारे को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। वो होती है आइडियल ब्लैक बॉडी। जो सूरज एग्जांपल होता है, किसी ने सन बोला तो आसपास होता है, ठीक है, सही है आंसर। ये वाली न्यूमेरिकल कौन बनाएगा? कोई हिंट दे सकता है थोड़ा? देखो मैं बता दे रहा, क्वेश्चन क्या है। गैस है, एक गैस है, उसने एक 300 नैनोमीटर वाला फोटोन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना? अब 300 वाला नैनोमीटर का फोटोन को एब्जॉर्ब किया है और उसके बाद वो दो रेडिएशन निकालता है, ठीक है ना? एक 400 नैनोमीटर का फोटोन निकालता है और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी एनर्जी बताइए। आपसे दूसरा पूछा जा रहा है कि इसकी एनर्जी बताइए। कोई बता सकता है क्या हो सकता है? देखो चलो मैं एक हिंट देता हूं आपको। मानो आपने अपने दोस्त से कुछ पैसा उधार लिया, ठीक है ना? मानो 2000 रुपया आपने उधार लिया, तो मानो कि 2000 जो उधार लिया है आपको वापस तो करना है। ऐसा तो नहीं है कि रख, भले किस्त में करो, एक बार 1000 या एक बार 1500, एक बार 500, ऐसा कर सकते हो। वही है, इस गैस ने फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, और जब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो इसका ये भी फर्ज बनता है कि ये एनर्जी को निकालेगा, भले ही किस्तों में निकालेगा। एक 400 नैनोमीटर और दूसरा का आपसे एनर्जी पूछा गया है। कोई मुझे बता सकता है क्या? 2000 उधार लेते हो तो 2000 वापस भी करते, 100 क्या कर सकते बोलो हम लोग? सर सब्ट्रैक्शन। इसका एनर्जी तो नहीं दे दिया होगा बेटा, सर दोनों से एनर्जी निकाल के माइनस करना है। अच्छा सर चलो, ई इज इक्वल टू एच। हम लोग E से- देखते हैं। E से। कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे का आंसर सही आ रहा है। देखो इसकी देखते हैं हम यहाँ पे। आप लोगों को मालूम है, मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड। क्या मैं बोल सकता हूं ये? जितनी एनर्जी सप्लाई की जाएगी उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, ऐसा ही कहानी है यहाँ पे, रिलीज होगी। तो जो सप्लाई की जा रही है 300 नैनोमीटर, तो आप लोगों को E का फॉर्मूला मालूम है, E इज इक्वल टू Sc बाय लैम्डा, मालूम है ना? ये इससे एनर्जी ले रहा है, तो हम लोग Hc बाय लैम्डा लिया, ओके? Sc बाय लैम्डा 1 से एनर्जी लिया, और रिलीज कैसे कर रहा है? Hc बाय लैम्डा, ठीक है ना, प्लस Hc बाय Hc तो सबके लिए सेम रहता है। तो ये एनर्जी जो निकाला, अब देखो मैं Sc को कैंसिल कर सकता हूँ, सबके ये 1 by lambda 2 plus 1 by lambda 300 नैनोमीटर, ठीक है ना? लैम्डा वैल्यू दिया, निकल जाएगा, इज इक्वल टू Hc बाय हो जाएगा कि नहीं होगा? Yes, sir. 12 ओके, न्यूमेरिकल पार्ट आप लोगों को बना लेना है। चलो दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए।
जल्दी से, फाइव फॉर डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब किसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू? क्या होता है बेटा? वर्क फंक्शन फॉर टंगस्टन इज 4। पूछा गया है कि कट ऑफ वेवलेंथ निकालिए। कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब थ्रेशोल्ड। दूसरा पूछा गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालिए। Anybody can say me how I will proceed? कोई भी? देखते हैं। लैम्डा कट ऑफ लिख सकते हैं। आप सभी को मालूम है जो वर्क फंक्शन होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा? मिनिमम एनर्जी जो जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और मिनिमम एनर्जी का फॉर्मूला मैंने h u नॉट बताया था, है ना? मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट। ओके, न्यू नॉट क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो ये वाला क्या है? मैक्सिमम है, और यही मैक्सिमम वाले लैम्डा को हम लोग क्या बोलेंगे? लैम्डा कट ऑफ बोलेंगे, ठीक है ना? अब लैम्डा कट ऑफ निकालना बहुत आसान है। यहाँ से देखो, आपको क्या निकालना है? लैम्डा कट ऑफ निकालना है। तो लैम्डा कट ऑफ हो जाएगी एससी बाय न्यू। ओके, एच सी, एच का वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट होता है, सी का वैल्यू आप लोगों को मालूम है स्पीड ऑफ लाइट। प्लैंक प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट की ये वैल्यू है। प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अब देखो बेटा, एससी का वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट आ गया 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अब उसको आप क्या करो? 5 से डिवाइड कर दो। 5 दिया हुआ है 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, बच क्या जाएगा? 4.52 डिवाइडेड बाय 1240। अब इसको डिवाइड करोगे तो इट विल रफली कम 274 नैनोमीटर। ओके, किसी को दिक्कत ये समझने में? ये वाला सिंपल फार्मूला है वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन का एक और फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, इज h न्यू नॉट बताया था, दैट इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा कट ऑफ आल्सो। आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो, पर ये वाला याद रखना क्योंकि आपके अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देता है, तो काटना आसान हो जाएगा जब आपको h और c का वैल्यू मालूम होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ओके बेटा, आई सपोज द आइडिया इज क्लियर विद यू ऑल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये तो 274 नैनोमीटर निकल गया। अब आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन लाइट ऑफ दिस यूज्ड। पूछा गया है कि मैक्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब आप लाइट ये वाला यूज कर रहे हो, कितना रेडिएशन का यूज कर रहे हो, तो ये वाला यूज कर रहे हो, जो एनर्जी सप्लाइड, ओके, इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना? आपसे क्या पूछा गया है? काइनेटिक एनर्जी ही पूछी गई है, तो आप काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आओ, इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी सप्लाइड कितनी है बेटा? 198 नैनोमीटर है, तो आपको मालूम है ना फॉर्मूला, hc by
क्या लैम्डा, ये एनर्जी सप्लाइड है SC by लैम्डा माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है इस एमिशन के लिए, इसको मालूम है क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड है ये वाला 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो दिया हुआ है यही ना मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो SC के जगह पे आप 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डाल सकते हो, डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू कितना है 198 नैनोमीटर। ओके बेटा, आप इसको माइनस करो 4.52 नैनोमीटर गया तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.52 और डिवाइडेड बाय 198। यदि आप इसको रफली सॉल्व करते हैं तो आपको आ जाएगी 1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, किसी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिमाग लगाओ, एकदम फोकस रहो। एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी, हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एनर्जी सप्लाइड माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी सप्लाइड क्या है? SC by लैम्डा, यही है सप्लाइड एनर्जी है, SC by लैम्डा माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड, वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस 4.52। आप इसको सॉल्व करते हो तो आती है 1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये निकल गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे और एक चीज पूछा गया है कि Vs इन द अबव केस, Vs मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी को मालूम है? जल्दी से बताओ मुझे। स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, याद करो लास्ट क्लास। Q डॉट Vs, Q क्या होती है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q into Vs. into stopping potential is equal to what? Kinetic energy। और आपसे पूछा गया है stopping potential, तो stopping potential is equal to kinetic energy max, यही है ना maximum kinetic energy का वैल्यू। kinetic energy max है तुम्हारा 1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है ना? सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नैनोमीटर कहां से? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नैनोमीटर नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय Q, Q क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? E मानते हैं हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E हो गए, तो E और E कट गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, E गया तो क्या बच गया 1.74 वोल्ट, यही स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो ये वाला न्यूमेरिकल जो मैंने बताया, वेरी टेक्निकल न्यूमेरिकल, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, यदि आपको ये वाला समझ नहीं आया हो, और एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ समझ नहीं आया होगा, तो यदि आपको समझ नहीं आई होगी तो इसका मतलब सिंपल यही है कि आपने लास्ट क्लास के चीजों को नहीं पढ़ा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि ये न्यूमेरिकल आपकी अटकती है दिमाग में, तो पहले पीछे वाले चीजों को एक बार अच्छे से पढ़ लो, फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएगी, आइडिया क्लियर हो जाएगी, तो ये न्यूमेरिकल आपको पूरी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मदद। ओके, तो बेटा ये न्यूमेरिकल को अच्छे से देखना है और पास्ट वाले चीजों को भी अच्छे से पढ़ते रहना है हमेशा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले, देखो अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं बेटा, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है। और आपने स्टैंडर्ड 9th में जो चीज को पढ़ा है, आपको लगेगा कि अरे यार ये चीज तो हम लोग 9th में पढ़ा है, पर ये चीज सचमुच ये है, आपने 9th में पढ़ा है, उसे रट लिया है, पर आज आपको वो चीज पता चल जाएगी कि वो क्यों होता है, ठीक है ना? वी विल डिस्कस दैट। पर उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ कि बच्चे, यदि आप लोगों को जो डाउट हो रही है कुछ बच्चों को, तो आप मुझसे देखो, यदि कोई बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, यदि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप खुल के बोलो मुझे। कोई भी बच्चे जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि थ्योरी समझने में प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल समझने में प्रॉब्लम है, या आप नहीं पढ़ रहे हो, तीनों में से एक ऑप्शन मुझे कोई बताएगा, कोई भी बच्चा, चलो जल्दी से। एनी बच्चा, थ्योरी नहीं समझ आ रही है, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, या आप नहीं पढ़ रहे हो इसलिए नहीं समझ, या समझ आ रही है, जल्दी से, इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। सर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है सर। हाँ, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम। बेटा न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम क्यों होते हैं मालूम है? मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स इज योर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट।
यदि आप न्यूमेरिकल नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब वेरी सिंपल है कि आपको थ्योरी को जाके पढ़ना चाहिए। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जिसको एप्लीकेशन नहीं समझ, सबको समझ आएगा, पर आपको उससे पहले उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो आप बेटा थ्योरी को क्लियर करो, पहले एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ो। यदि न्यूमेरिकल्स नहीं बन रही है, न्यूमेरिकल्स को क्लोज करो, फिर से थ्योरी को पढ़ो, तब जाके न्यूमेरिकल्स में आओ बेटा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और किसी को कुछ? तो बेटा ऐसा होगा ना जिसने बोला? हाँ हेलो सर। डियर। तो यस बेटा सर। मुझे लगता है कि शायद आप थ्योरीज को अच्छे से नहीं देख रहे हो, ऐसा सच है क्या? बोलिए जल्दी। यस यस सर। यस सर बेटा, थ्योरीज को देखना है अच्छे से। और कोई जल्दी से, जल्दी से। चलो ठीक है, आप नहीं बोलना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। क्लासेस सर आज नहीं पढ़े थे सर, क्या बोल रहे हो बेटा? आज पिछले क्लास वाला रिवाइज नहीं किए थे सर, इसीलिए। हाँ, पिछली क्लास का नहीं रिवाइज किया तो ये गलती है। मैं आपको पहले की एक बात बताता हूँ, सुनो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बोलो कि आज मैं नहीं पढ़ता हूँ और कल 2 घंटे ज्यादा पढ़ लूंगा, ऐसा लाइफ में कभी नहीं होगा, ये जान लेना। आपको यदि एक रूटीन बनाना है, 4 घंटे रोज पढ़ना है तो रोज 4 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कल 8 घंटे आप पढ़ लोगे, आज चलो थोड़ा मस्ती कर लेते, नहीं होगा। रेगुलरिटी, मैंने बोला था ना, मंत्र क्या है आईआईटी पहुंचने का? रेगुलरिटी एंड ट्रूथफुलनेस, खुद से। ओके, तो ये रखना है। चलो हम लोग अपने टॉपिक को आगे ले जाते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके बेटा, चलिए एक चीज दिखाता हूँ। क्या दिख रहा है? 1 रुपीज एक कॉइन सर। रुपए का सिक्का है सर। अरे 1 रुपया का सिक्का है तो हेड दिख रहा है कि टेल दिख रहा है? टेल दिख रहा है सर। टेल दिख रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, यदि मुझे इस सिक्का का टेल दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसके पास हेड नहीं है? है सर। है सर। है सर। हेड है, पर एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में जहां आप बैठे हुए हो वहां से सिर्फ आप इसका एक चेहरा देख सकते, है कि नहीं? है कि नहीं? क्या ये पॉसिबल है कि आप दोनों चेहरा, टेल और हेड, साथ में कभी भी देख सकते हो? नो नो सर। नहीं, साथ में कभी भी नहीं देख सकते। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में मैं इसका सिर्फ एक प्रॉपर्टी को देख पा रहा हूं, पर दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है? डोमिनेंट नहीं है या दब गया है उस एंगल से, है कि नहीं? बात तो वही है, है कि नहीं? बोलो यस सर। चलो अब हम लोग इसको लगाएंगे अपने कॉन्सेप्ट पे, देखना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था light has wave as well as particle nature, i.e. that is dual behavior. हम लोग सबने ये पढ़ा है कि लाइट के पास वेव नेचर भी होती है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जल्दी। यस सर। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट के पास वेव नेचर होती है और साथ में पार्टिकल नेचर भी होती है। बेटा देखो, आज आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज होगी आपको। जब मैंने स्टार्टिंग के दिनों में क्लास में बोला होगा कि वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, बड़ा अजीब लगा होगा सुनने में। अब कहीं ना कहीं दिमाग में कॉन्सेप्ट थोड़ी मोड़ी तो क्लियर हो गई ना कि वेव नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर क्या होता है। बाकी और थोड़ा मेहनत करोगे, कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये क्या देखा कि रेडिएशन के पास वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। इसका मतलब क्या है? उसके पास दोनों गुण होते हैं, है कि नहीं? हम लोगों ने देखा था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसी चीजों पे
वेव नेचर हम लोग देख रहे हैं, पर वहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वहां पे हम लोग कौन सा देख रहे हैं? पार्टिकल नेचर देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम ये कहीं दिमाग में ना समझ ले, देखो ये सिक्का दिखाने का मतलब यही था कि हम लोग दिमाग में कहीं ये ना समझ ले कि यदि लाइट एक प्रॉपर्टी दिखा रहा है वेव नेचर, तो उसका दूसरा प्रॉपर्टी गायब हो गया है। ऐसा नहीं है। यदि लाइट आपको एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मानो वेव नेचर, तो इसका मतलब नहीं है कि उसके पास ड्यूअल पार्टिकल नेचर नहीं है। उसके पास पार्टिकल नेचर भी है, पर वो पार्टिकल नेचर डोमिनेंट नहीं है। समझ गए बात को? डोमिनेंट एक पर्टिकुलर नेचर हो जाती है तो दूसरी वाली नेचर क्या होती है? दब जाती है। गॉट इट? अब देखो, यदि हम लोग बात करें वेव पार्टिकल नेचर, तो कहां कहां when radiation interacts with matter, particle nature is visible. एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा दे रहा हूं जो मैं बताया था। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब रेडिएशन इंटरैक्ट करता है मैटर के साथ, जब रेडिएशन इंटरैक्ट करेगा मैटर के साथ, तब आपको दिखेगी पार्टिकल नेचर। हम लोगों ने देखा था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक मेटल का सरफेस है कि नहीं, वहां पे एक लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो यदि हम लोग इसको समझने का कोशिश किए थे तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था? किसका कॉन्सेप्ट? किसका कॉन्सेप्ट? मैक्स प्लैंक का कॉन्सेप्ट, है ना? क्या बोला था प्लैंक कॉन्सेप्ट? कि जो एनर्जी है छोटे छोटे पैकेट में फ्लो करेगी। तो हम लोग छोटे छोटे पैकेट मतलब कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? पार्टिकल नेचर। तो यदि हमें जब रेडिएशन कोई मैटर को टच कर रहा है तो उसको यदि हमें समझना है तो हम लोग लगाएंगे पार्टिकल नेचर। समझ गए बात को? तो पार्टिकल नेचर आपको कब लगाना है? तब आपको सही आंसर आएगी, सही कैलकुलेशन होंगे, सही ग्राफ्स आएंगे। जब रेडिएशन मैटर को टच करता है तो उस दौरान हम लगाएंगे पार्टिकल नेचर। और दूसरा, when radiation travels wave nature is visible। हम लोगों ने देखा था कि रेडिएशन जब ट्रेवल करेगी मतलब एक जगह से दूसरा जगह जा रही है, तो उस दौरान कौन सा प्रॉपर्टी उजागर होगा? वेव नेचर उस जगह ज्यादा उजागर होगा, ज्यादा डोमिनेंट होगा। और हम लोग यदि जब रेडिएशन आगे बढ़ रही है या प्रोपोगेट कर रही है, उस दौरान यदि हम वेव नेचर लगाते हैं तो हमारी आंसर सटीक आती है। मैंने बताया था, याद है ना आप लोग को? ये वाला शायद याद होगा आप लोग का, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन मैंने जो एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि क्रेस्ट मैच करता है कि नहीं? बताया था क्रेस्ट का मैच करेगा नहीं करेगा तो क्या होता है? डिफ्रैक्शन बताया था, इंटरफेरेंस बताया था। है ये वाली कौन सी बताओ तो? ये तो डिफरेंट डायरेक्शन में है ना, क्या हो जाएगी? डिफ्रैक्शन। ये क्या होगा? मतलब डिफ्रैक्शन तो है, पर इसका रीजन कैसा मिलेगा हमें? ब्राइट मिलेगा कि डार्क मिलेगा? लाइट डार्क मिलेगा। देखो इसका एम्पलीट्यूड ऊपर, इसका एम्पलीट्यूड नीचे, यदि मैं दोनों को मिला दूं तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। मान लो ये 5 से ऊपर खींच रहा है तो 5 से ये नीचे खींच रही है, तो दोनों इफेक्ट को क्या कर देगा? ये कैंसिल कर देगा, है कि नहीं? समझे बेटा बात को? तो आप लोग देख लेना, जो बच्चों ने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का क्लास मिस किया तो हल्का सा मैंने डिस्कस किया था, उसे देखना है। तो व्हेन रेडिएशन ट्रेवल्स वेव नेचर इज विजिबल। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, आप पार्टिकल नेचर कब लगाओगे? जब रेडिएशन मैटर को टच करेगा। जब रेडिएशन मैटर को टच करेगा तो हम लगाएंगे पार्टिकल नेचर। और वेव नेचर कब लगाएंगे? जब
रेडिएशन ट्रैवल करेगा। ओके, समझ गए बेटा? यस सर। हाँ बेटा, फिर से एक्सप्लेन कर दूं क्या? यस सर। ओके, देखो, यदि आपने पुराने क्लासेस को नहीं किया है तब शायद आपको दिक्कत हो, पर ध्यान से सुन लो। एक सिंपल सा बात बोल रहा हूँ। पार्टिकल नेचर रेडिएशन की तब विजिबल होती है, मानो एक रेडिएशन आ रहा है और कोई मैटर को टच कर, ये एक मैटर है, ओके, उसको यदि टच कर रहा है तो आपको कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है? पार्टिकल नेचर। और जब रेडिएशन ट्रेवल करती है तब आपको कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है? वेव नेचर। बस ये दिमाग में रखनी है, सिंपल सी बात है। ओके, तो आप लोगों को ये आइडिया क्लियर होनी चाहिए कि कौन से केस में कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा डोमिनेंट होती है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा गया, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पूछा गया आपसे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के केस में पार्टिकल नेचर ज्यादा डोमिनेंट है कि वेव नेचर ज्यादा डोमिनेंट है? वेव नेचर। वेव नेचर, क्योंकि आप तो वहां पे मानो कि ऐसे वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? पार्टिकल नेचर से कंटीन्यूअस चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, सीधा बात है। और जब मैटर को टच करता है रेडिएशन, तो कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा डोमिनेंट है? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। बस सिंपल यही दिमाग रखना। ओके, चलिए, These were the things, देखो ये सारे चीज थे जो आपके, क्या नाम था उनका? नील बोर ने पढ़ा था अपने मॉडल को देने से पहले, ठीक है ना? और बहुत सारा चीज उन्होंने देखा था, उनका डिस्कशन फिलहाल हम अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे, क्योंकि अब बोर का मॉडल हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक चीज होती है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो बोर ने इन सारे चीजों का पढ़ाई किया अपने मॉडल्स को देने से पहले। आई सपोज पार्टिकल नेचर क्या होती है, वेव नेचर क्या होती है, आपको क्लियर हो। और बच्चों को यदि क्लियर, जो नए बच्चे हैं उनको क्लियर नहीं हो यदि, तो पुराने वाले वीडियोस को आपको एक बार देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नील बोर का मॉडल। ओके, अब नील बोर ने इन सब का पढ़ाई करके किस तरह मॉडल दिया अपना, चलो देखते हैं। Bohr's model of an atom। हम लोग देखने वाले हैं नील बोर का मॉडल एक एटम का कैसा होता है। पहली बात तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा, जूनियर क्लासेस में आपने जो पढ़ा है उससे थोड़ा हटके आपको देखना है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, हम लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस होती है, और सेल्स होते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। एक न्यूक्लियस होती है और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती है, ए सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा है कि नील बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल्स में रहेंगे, ठीक है ना? पर आपने साथ में और एक चीज पढ़ा था कि बोर और बड़ी का थ्योरी आया था। तो यदि एक एटम है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा घर में 1 इलेक्ट्रॉन। आपने इस तरह पढ़ा था ना? यस सर। ओके, पर आप देखो सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यदि न्यूट्रल है तो
11 एटम है। तो बेटे 11 एटम के लिए बोर का मॉडल वैलिड नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा था बोर का मॉडल सब जगह लगा दो, और ये गड़बड़ पढ़ा था। वो बोर और बड़ी की थ्योरी थी, हटाओ उसे। बोर का मॉडल सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाँ बता रहे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मतलब कि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 एक, यस ठीक है ना, सर। एक इलेक्ट्रॉन। H यदि हीलियम का 2 होता है, आपको मालूम है ना हीलियम की क्या नाम है, एटॉमिक नंबर क्या होती है? 2 होती है। 2 सर। और न्यूट्रल है तो इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन यदि निकाल दूं तो इसमें चार्ज क्या आ जाएगा? He+, है ना? He है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन हुए। गॉट इट? तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल कर। यस ओके, सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा हूं, तो ये दोनों का चार्ज कैंसिल कर रहा है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रह जा रही है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? सिमिलरली लिथियम 3 2+, यदि लिथियम से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो कितना बचेगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। बेरिलियम 4 होती है 3+, बेरिलियम से मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक ही बचेगा। तो बेटा बोर का मॉडल सिर्फ और सिर्फ आप वहीं पे लागू कर सकते हो उस सिस्टम में यदि सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, बस। बोर का मॉडल वहीं तक वैलिड था, उसके बाद बोर का मॉडल गड़बड़। अंडरस्टूड? और बोर ने अपने मॉडल को कैसे समझाया, चलो हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग बोर के मॉडल को बोलते हैं बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होती है, और साथ में सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लगा सकते हो। जैसे ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या बोर का मॉडल B3+, Na11, मैग्नीशियम 12 और लिथियम 2+, इनमें से किसमें बोर का मॉडल लागू है? बेरिलियम और लिथियम। और लिथियम। बेरिलियम और लिथियम में लागू है, इसमें नहीं लागू है। क्यों नहीं लागू है? क्योंकि ये दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं। चलो कहानी खत्म। ये दिमाग में क्लियर हुई, एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरा आते हैं, चलो बोर के थ्योरीज, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। ओके, बोर के इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in definite circular path called orbits or shells। बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगी। ओके, इलेक्ट्रॉन जो होती है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगी इन डेफिनेट का मतलब फिक्स्ड, इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, घूमेगी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में। पाथ कैसा होगा इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमेगी? सर्कुलर पाथ, इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। और वो सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे, ऑर्बिट्स बोलेंगे या शेल्स बोलेंगे। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा बेटा? शेल्स। फिक्स्ड सर्कुलर रास्ता, और फिक्स सर्कुलर रास्ता को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट या शेल बोलेंगे। ठीक है ना बेटा? और वो सब सेल का उन्होंने नाम दिया। पहला सेल का नाम दिया के,
दूसरा सेल का L, तीसरा का M, चौथा का N, इस तरह उन्होंने नाम दिया। ठीक है, दूसरा थ्योरी, अब ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। While in an orbit, an electron neither gains, neither absorb slash emit energy. These orbits are known as stationary energy level. देखो ध्यान से देखो, while in an orbit, while in an orbit, जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ओके, तब तक वो ना ही एब्जॉर्ब करेगा ना ही एमिट करेगा एनर्जी। मतलब समझे बात को? वो क्या बोल रहा है, यदि मानो एक इलेक्ट्रॉन के सेल में है, तो के सेल में यदि मानो के सेल की एनर्जी हम मानते हैं 5 है, ठीक है ना, के सेल में रहने की एनर्जी 5 है, तो जब तक वो के सेल में रहेगा तो उसको अपने अंदर में 5 ही एनर्जी रखना है। वो क्या, वो कोई भी रेडिएशन से एनर्जी गेन नहीं कर सकता है, समझे? लाइट से एनर्जी आती है ना बेटा, ओके। देखो क्या है, एक पर्टिकुलर चीज लाइट से एनर्जी गेन कर सकता है और एक पर्टिकुलर चीज एनर्जी लीव भी कर सकता है कि नहीं? और कैसे लीव करेगा? रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लीव करेगा, ये तो मैंने बताया आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज कर सकती है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है, पर कहानी क्या है, जब तक, देखो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकती है और एमिट भी कर सकती है। जब एब्जॉर्ब करेगा तो कोई रेडिएशन को वो अपने अंदर में रखेगा, ठीक है ना, और जब एमिट करेगा तो कोई रेडिएशन को वो बाहर छोड़ेगा। तो कहानी क्या है, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक घर में है तब तक वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एनर्जी छोड़ेगा। तो मानो इस घर की एनर्जी 5 है, तो ये जब तक इस घर में रहेगा तब तक उसको 5 ही एनर्जी, ओके, कोई लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी ले नहीं सकता है ना ही खुद से निकाल सकता है। तो ये कहानी समझ गए, एक ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एनर्जी ना ही एब्जॉर्ब करेगा ना ही एमिट करेगा, इसलिए इन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड एनर्जी लेवल, इसलिए इन सब घरों को बोला जाता है फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, क्योंकि सारे घर में रहने की एनर्जी जो है फिक्स्ड। समझ के बात को? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा, an electron can jump between or absorbing or emitting exact required amount of energy। देखो इसको पढ़ो, एक बार पढ़ो, 10 सेकंड के लिए एक बार पढ़ो इसे। जल्दी, आई सपोज इतनी इंग्लिश तो समझ सबको आती है। देखो एक और बात बताता हूँ कि मेंस के एग्जाम, एडवांस के एग्जाम में थोड़ा लैंग्वेज का भी खेल होता है, कुछ क्वेश्चन और लैंग्वेज को ट्विस्ट करते हैं, क्वेश्चन इजी रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या जंप कर सकता है ऑर्बिटों के बीच में, ओके। कैसे? देखो मानो ये घर की एनर्जी 5 है और इस घर की एनर्जी 10 है और इस घर की एनर्जी, मैं मान रहा हूँ, जस्ट मान रहा हूँ, मानो इस घर की एनर्जी 5 है, इस घर की एनर्जी 10 है, इस घर की
15। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। कैसे देखो, वो क्या करेगा, मानो एक इलेक्ट्रॉन ये 5 वाला घर है, ठीक है ना, और मानो वो चाहता है मैं 10 वाला घर में आऊं। ओके, तो वो क्या करेगा, कोई लाइट सोर्स से 5 की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब 5 की एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पे 5 तो पहले से था उसके पास, 5 और 5 इसके पास 10 हो गया, तो कूद के आ गया यहाँ पे। ओके, समझ गए बात को? Yes, sir. देखो, an electron can jump between orbit by absorbing, मैं पहले समझा, by absorbing required, exact required। ऐसा नहीं है कि बोलेगा कि हम A सेल से L सेल में आएंगे तो हम क्या करते हैं, 2 ही एनर्जी गेन करते हैं कोई लाइट से और 7 एनर्जी लेके ये घर में आ जाते हैं। नहीं, 7 एनर्जी वाला कोई घर है ही नहीं, वहां जाओगे कहाँ? यदि तुमको एब्जॉर्ब करना है बेटा तो 5 ही एब्जॉर्ब करो, तभी 10 वाले में आ पाओ। कहानी फिक्स होनी चाहिए, एग्जैक्ट एनर्जी। और यदि वो मानो कोई सोर्स से 10 एनर्जी गेन कर लेता है तो डायरेक्ट वो कहाँ आ जाएगा, 15 वाले घर में आ जाएगा। ओके, और यदि मानो वो 15 वाले से नीचे वाले घर में जाता है तो नीचे वाले घर का एनर्जी तो कम है, तो 15 से जब 10 में जाएगा तो उसको 5 एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 5 एनर्जी को बाहर छोड़ देगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। और इसको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक घर से दूसरा घर जा सकता है बाय एब्जॉर्बिंग या एमिटिंग एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करना है उसको। और इस जंप को हम लोग बोलते हैं क्वांटम जंप, ठीक है ना। अब क्वांटम जंप क्यों बोलते हैं बेटा, आप सभी को मालूम है एनर्जी के सबसे छोटे पैकेट का क्या नाम होता है, क्वांटम, है ना। यस, एनर्जी के छोटे पैकेट का नाम होता है क्वांटम और लाइट के केस में फोटॉन। तो कहानी क्या है कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी किस तरह से एब्जॉर्ब करेगा या किस तरह से लिबरेट करेगा, छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करके या तो इमिट, ठीक है ना। और वो एनर्जी आएगी कहां से, कोई लाइट सोर्स से आएगी। अब ध्यान से सुनो, मानो एक एनर्जी लेवल E1 है और ये वाली एनर्जी लेवल E2 है। बाहर वाली एनर्जी लेवल मैं मान रहा हूं ज्यादा है, E2 इज ग्रेटर देन E1। ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है, ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन को वहां जाना है तो हमें क्या करना है, एक पल के लिए मानो इसकी एनर्जी 8 है और इसकी एनर्जी 16 है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी गेन करना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन सर, 8 electrons। 8 एनर्जी गेन करना पड़ेगा। 8 एनर्जी है। वो क्या करेगा, कोई लाइट सोर्स से 8 की एनर्जी गेन कर लेगा। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू h न्यू। अब मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया तो किसका फॉर्मूला लगाया, प्लैंक का फॉर्मूला लगाया, है ना। Yes. प्लैंक की थ्योरी लगी यहाँ पे। एनर्जी है, किसका एनर्जी है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है। ये एनर्जी है एनर्जी ऑफ फोटोन, ये एनर्जी है उस फोटोन का जिससे ये एनर्जी ले रहा है ऊपर वाले घर में जाने के लिए। ओके, तो आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से देखो, आपसे एनर्जी नहीं देगा, आपको एनर्जी नहीं देगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप बोलेगा कि ये एनर्जी कितनी होगी, ये एनर्जी कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे। यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो उसको एग्जैक्टली कितना एनर्जी गेन करना है, 8 सर। हाँ 8, मतलब 8 आया कहां से था बेटा, E2 माइनस E1। हाँ, तो इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस है कि नहीं, इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस के बराबर ही ना फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तब ना ऊपर जाएगा। समझ आया कि नहीं। Yes, sir. इसका एनर्जी 8 है, इसका एनर्जी 16 है, तो ये क्या 50 का एनर्जी वाला से ले लेगा क्या एनर्जी, No, sir. ना। No, तो sir. कितना वाला से लेना पड़ेगा,
8 sir, 8. ई वाला से लेना पड़ेगा और ये एनर्जी की वैल्यू क्या होगी डेल ई मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ दिस टू। तो आप एक इक्वेशन लिख सकते हो डेल ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब ये इक्वेशन क्या है बेटा डेल ई एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस और दिस इज लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सी तो सबको मालूम है एच भी सबको मालूम है। तो यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई सपोज आप इसको बना लो। ओके तो ये तो हुआ तीसरा थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह एक जगह से दूसरा जगह जंप करेगा एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये तीन थ्योरी क्लियर है बेटा आपको किसी को कोई दिक्कत मैं रिपीट करूंगा बोलिए सर No sir. नो चलिए आगे बढ़ते सर वो लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना बेटा कौन सा बोलो सर जो ऊपर में आप एक्सप्लेनेशन लिखे ना E इज इक्वल्स टू हाँ E इज इक्वल टू एच न्यू क्या Yes, होती है एनर्जी होती है किसकी Yes, sir. energy होती है? फोटोन की फोटोन एनर्जी होती है तो ये जो लाइट आ रहा है इसका एनर्जी क्या लिखा है E इज इक्वल टू एच न्यू दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके तो Yes. E इक्वल टू एच न्यू ये फोटोन की एनर्जी और ये एनर्जी किसकी बराबर होगी ये दोनों एनर्जी डिफरेंस की बराबर हो गया क्योंकि Yes, sir. एग्जैक्टली उसको इतना ही एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ तो डेल ई मैं लिख सकता हूँ डेल ई मतलब E2 माइनस E1 तो डेल ई यदि हम लोगों को इन दोनों का डिफरेंस मालूम है देखो बेटा इन दोनों का यदि हम लोगों को डिफरेंस मालूम है तो मैं उस फोटोन का वेवलेंथ निकाल सकता हूँ कैसे निकाल सकता हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट तो पहले से मालूम है स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट और ये वाला भी डिफरेंस मालूम है तो ये निकाला जा सकता है। देखो थ्योरी का इस्तेमाल न्यूमेरिकल में करना है एप्लीकेशन में करना है। ओके ओके सर समझ गया Yes sir. एकदम अच्छे से देखो एक बार में नहीं समझ आए तो देखो एडवांटेज कितना है आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो बेटा इन चीज को दोबारा देख सकते सर और ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको वीडियो मिलेंगे ऐसी बात नहीं है कि यदि ऑफलाइन क्लास में एक बार नहीं समझ आई सर की बात दूसरी बार देख लो क्योंकि देखो बच्चे होते हैं बेटा कि आप 1.5 घंटा फोकस नहीं रहता है क्या होता है दिमाग इधर उधर जाता है तो कोई पॉइंट मिस हो जाता है और दूसरा बार जब देखोगे तो हो सकता है फिर से फोकस बन जाए वो चीज को समझ जाओ। देखो बेटा केमिस्ट्री आपको यदि नहीं समझ आती है तो मैं एक बात सिंपल बताता हूँ यदि आपको केमिस्ट्री नहीं समझ आती है तो इसमें दोष बच्चे का है। ओके केमिस्ट्री ऐसी चीज है कि सबको समझ आना है सिंपल सा चीज है नहीं समझ आती एक बार दोबारा पढ़ लो समझ आ जाएगी। ये मेरा वादा है आपको कि केमिस्ट्री एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है बहुत लवेबल सब्जेक्ट है दिल से पढ़ो प्यार से पढ़ो ये आपको बहुत हाई रैंक दिलवाए। मालूम है कहानी क्या होती है केमिस्ट्री जैसे 3 घंटे का कोई पेपर हो रहा है मेंस का तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप 30 से 40 मिनट में सारे बना लोगे क्योंकि कैलकुलेशन कम होते हैं न्यूमेरिकल्स कम होते हैं ओके थ्योरी बेस्ड ज्यादा होते हैं। तो पहले आपको थ्योरी को टच करना है और मैं न्यूमेरिकल बार बार इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपका दिमाग इस लेवल का बन जाए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाए। ओके और उन सब एक बार क्वेश्चन नहीं बन रहा दोबारा वही क्वेश्चन को बनेगी। ओके चलिए तो ये 3 थ्योरी क्लियर हो गई मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ ठीक है। अच्छा चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कितने बच्चों को मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में ये बताओ किसी को नहीं सर आता है सर मजा आ रहा है यस सर नहीं यस मजा आ सर रहा आ है? रहा अच्छा लग रहा है यस सर मेहनत करना है कि नहीं करना है करना है सर एक ही बच्चा बोल रहा है सब नहीं सबको नहीं पढ़ना है मेहनत नहीं करना है करना है सर करना है सर। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले में आते हैं भोर का चौथा थ्योरी जो आपने नहीं पढ़ा ये 3 कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा चौथा थ्योरी आपने नहीं पढ़ा है चलो हम लोग देखते हैं। सर हाँ बेटा बोलिए जो सेकंड वाला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन ना इधर हाँ जब तक जी तो इलेक्ट्रॉन सर थर्ड वाला में जब तक एक घर में रहेगा जब तक वो एक घर में रहेगा तो वो एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब कर सकता है ना नेगलेक्ट कर सकता है। अब मान लो सर थर्ड वाला एनर्जी गेन कर लिया तो 5 का एनर्जी गेन कर लिया तो ये घर इसके लिए बंद हो गया भागो मेरा घर से आ जाओ यहाँ पे ठीक है ना समझ गया यस तो सर दिक्कत बेटा नो सर फिर से
ओके नो सर हो गया। यदि इसको इस घर में रहना है तो उसको इतना ही एनर्जी लेके रखना है। यदि वो 15 से मानो 5 रिलीज कर दिया तो 5 रिलीज कर दिया तो वो 10 वाले में भाग जाए। समझ गए बात को? ओके अब ये भी ये सोच लो, आप 15 वाला बोलेगा कि मैं 2 एनर्जी रिलीज करता हूँ और चल जाऊँ, इसमें तो ऐसा नहीं होगा। यदि तुमको यहाँ जाना तो एग्जैक्ट कितना यूज करना है, क्योंकि 10 मतलब आप बोलोगे कि ये 15 वाला बोला कि मैं 2 एनर्जी गेन करता हूँ, मैं यूज करता हूँ। 13 का तो कोई घर है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ? नहीं जा सकता है। ओके यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ये सब जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ठीक है, ये सब खाली जगह है। आपको पता चलेगा, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेल्स के बीच में डिस्टेंस होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इस जगह इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इधर इलेक्ट्रॉन। ओके मैंने पहले भी बोला कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड घर में रहते। ओके चलिए एक चौथा थ्योरी जो आपने नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व only in those orbits for which its angular momentum integral multiple of h by 2 pi। चलिए ये डेफिनेशन को एक बार पढ़ो और जो जो शब्द समझ आए सिर्फ उसी को पढ़ो, बाकी सब कुछ छोड़ो। जो जो शब्द समझ आ रहा है सिर्फ उसको देखो, बाकी मैं समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, ये तो सबको मालूम है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है ओनली सिर्फ इन दोज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है सिर्फ वही घर में जहां पर उसकी एंगुलर मोमेंटम, अब ये तो नया टर्म आ गया होगा, एंगुलर मोमेंटम कभी नहीं सुना होगा। लीनियर मोमेंटम सबने सुना है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिक्स में सबने पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। यस मास इनटू वेलोसिटी होती है लीनियर मोमेंटम, या आप लोग सिर्फ बोलते हो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ओके मतलब एक बॉडी यदि स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है तो वी डिफाइन लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब यदि मानो एक बॉडी सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में यदि आप रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ से इनटू कर देते हो तो यू गेट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है कि नहीं, सिर्फ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ से इनटू कर देना। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही घर में घूम सकती है जहां पे उस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम h by 2 पाई का मल्टीपल हो। ओके h by 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब समझो, इलेक्ट्रॉन वही घर में घूमेगी जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मतलब n का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब ये 1.5 1.6 फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये कंप्लीट नंबर। इंटीग्रल मतलब क्या होता है, इनटू। ओके इनटू विद एग्जैक्ट नंबर, वो पॉइंट वाली नंबर नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही घर में घूमेगी जहां पे एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या आना चाहिए, इस वैल्यू का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है ना, अंडरस्टूड, सबको समझ आ गई होगी। यदि मानो एक पल के लिए कि इलेक्ट्रॉन पहला घर में घूम रहा है, पहला घर में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, n का वैल्यू 1 h by 2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट घर में घूम रहा है तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, h तो सबको मालूम है ना बेटा, h इज प्लैंक कांस्टेंट और 2 तो कांस्टेंट है ही, पाई का सबको मालूम है। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू पहला घर में कितना है, h by 2 पाई। दूसरा घर में
दूसरा घर में क्या NH H 2H by by 2 pi 2h by 2. हाँ तो H by 5. क्या हो जाएगा So 2h by 2. हाँ 2H by 2 pi तो 2 कट गया H by pi। यदि वो तीसरा घर में घूमेगा 3h 3H by by 2 2 pi. pi. by 2 pi. हाँ 3 by 2 H by pi ठीक है ना 3H by 2 pi। तो क्लियर हो गई ये जो H by 2 pi है हमेशा उसका मल्टीपल ही रहेगा ठीक है ना H by 2 pi का मल्टीपल ही रहेगा। ओके तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा गया कि पहला घर में एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा H by 2 pi, दूसरा घर में H by pi, तीसरा घर में 3 by 2 H by pi। ओके तो अब मुझे आपके सामने एक क्वेश्चन रखना है क्या n का वैल्यू 1.5 हो सकता है No sir. No sir. No sir. No sir. 2.2 हो सकता है No sir. No. नहीं हो सकता है ठीक है ना मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ कंफ्यूज हो कभी नहीं हो सकता ठीक है ना अंडरस्टूड। और ये 1 2 3 बेटा क्या है मालूम है n is equal to orbit number ऑर्बिट नंबर। ओके ऑर्बिट नंबर समझ रहे हो ना पहला घर दूसरा घर तीसरा घर पहला सेल दूसरा सेल तीसरा सेल। ओके तो ये आइडिया क्लियर है इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही घर में घूमेगी जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्लियर है आइडिया सबको Yes sir. यस तो ये हो गई बोर की चारों थ्योरी कंप्लीट और बोर की थ्योरी में तो हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज देखने हैं तो आई सपोज ये सारे आइडिया क्लियर होगी और बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं देखो ये वाली फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा बताओ तो मैंने ऐसा क्यों लिखा कोई समझने का कोशिश करो बेटा ऐसा क्यों लिखा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम MVR क्या है एंगुलर मोमेंटम है। ओके और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है फिक्स्ड क्वांटिटी एक पैकेट दो पैकेट तीन पैकेट चार पैकेट है ना फिक्स्ड क्वांटिटी 1 2 3 1.5 पैकेट नहीं 2.5 पैकेट नहीं तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन दीजिए तो दिस वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम MVR NH by 2 pi। उसका मतलब क्या है देखो क्वांटा का मतलब क्या होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके तो वही बोला गया है कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो कुछ फिक्स्ड वैल्यू ही ले सकता है वो सारे वैल्यूज को नहीं पकड़ सकता। जैसे हम लोग देखे थे ना फोटोन्स क्या 1.5 फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है 50 फोटोन या 2.5 फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है नहीं ना कर सकता है। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू भी 1 into इतना 2 into इतना या 3 into इतना होगा 1.5 into इतना कभी नहीं होगा। समझ गए बेटा बात को तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम कुछ फिक्स्ड वैल्यू ही ले सकता है। समझ गए बात को क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज आप लोग सीखना चाहोगे कि बोर ने कैसे कैलकुलेट किया था रेडियस ऑफ ऑर्बिट सीखना चाहोगे बोलो। Yes sir. Yes sir. पहला जो के सेल होता है के सेल का रेडियस कितना होगा एल सेल होता है उसका रेडियस कितना होगा सीखना चाहोगे ऑब्वियसली चलो देखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ
रेडियस ऑफ Bohr's ऑर्बिट। ओके, अब हम लोग करेंगे बोर के ऑर्बिट का रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं और कुछ हमारे एनसीईआरटी बुक ने इसे डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया और फार्मूला इतना बड़ा सा फार्मूला है, कितना फार्मूला है वो हम लोगों को सीखना चाहिए कि फार्मूला कहां से आई। वाई, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन वाई हमेशा रहना चाहिए आपके साथ। तो चलो हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करेंगे बोर के मॉडल में। कैसे कैलकुलेट करेंगे चलो। आप सभी को मालूम है कि एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करती है। ओके, ये सबको मालूम है। हम लोग इसी का ऑर्बिट निकालेंगे। मानो ये रेडियस है, इसका हम लोग निकालेंगे कितना है। ओके, अब चलिए Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर्स। यस, Z होती है एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मुझे कोई बता सकता है कि यदि एक प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू E है तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या है इस एटम का? एक प्रोटॉन का चार्ज यदि E है तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? जी सर। Any. Z into E। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मानो 5 प्रोटॉन, ठीक है ना, और एक प्रोटॉन का चार्ज मैंने E बोला तो 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कर दोगे तो क्या है? टोटल चार्ज नहीं निकल जाएगा बेटा? निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? कितनों को समझ नहीं आएगी? हाँ ना? सर एक बार और बताइए सर। एक बार और। आपके पास, आपको खरीदना है 10 पेन, ठीक है ना, आपको खरीदना है 10 पेन। एक पेन का दाम 2 रुपया है तो टोटल कितना दाम लगा? 20। कैसे लगा? 10 पेन इंटू एक पेन का दाम 2 रुपया, टोटल आ गया 20। एक इलेक्ट्रॉन का, एक प्रोटॉन का चार्ज मैं मान रहा हूं E, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मान रहा हूं मैं Z है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? Z into E। Z into E। सबको समझ आ गया ना बेटा? इतना सिंपल यूनिटरी मेथड। ओके, Yes sir. टोटल न्यूक्लियर चार्ज होगा एक प्रोटॉन का चार्ज इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही बात है ना, Z into E। ओके, तो ये समझ आ गई आपको कि यदि आपसे, मैं नेक्स्ट देख रहा हूं, ये तो क्लियर है ना? Z होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियर चार्ज होती है एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। ओके, और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली इन मैग्नीट्यूड, बोल सकते हैं ना, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज। ओके, अब चलिए आगे आते हैं। ये देखिए, एक नया चीज आपको देखना, मैंने न्यूक्लियर चार्ज को डिनोट किया Q1 से। ओके, मैंने न्यूक्लियर चार्ज को डिनोट किया Q1 से और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिनोट किया Q2 से। ओके, यदि दो चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दो चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है ना। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
जो होता है, यहाँ पे ये फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, मुझे बताओ तो। Attractive. अट्रैक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है दो तरह की होती है, एक अट्रैक्टिव होगी, एक रिपल्सिव होगी। अट्रैक्टिव कब रहेगी, जब दोनों ऑपोजिट साइन रहेगा, ठीक है ना, और रिपल्सिव कब रहेगी, जब दोनों सेम साइन रहेगा। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है इट इज K Q1 Q2 बाय स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कहां से आया आपको दिमाग नहीं लगाना है, स्टैंडर्ड 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आएगी, वहां पे आप लोगों को सर कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पर सिंपल अभी आपको फॉर्मूला जान लेना इनफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, द फॉर्मूला इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q एक चार्ज, दूसरा Q दूसरा चार्ज, R सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। और K का वैल्यू यदि आप जानना चाहते हो, इट्स 9 × 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। आप ये वैल्यू फिलहाल जान लो, आपके लिए काफी है, रटने की अभी जरूरत नहीं है, फिर भी जान लोगे तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन तो इसकी है। जस्ट इसका वैल्यू जान लो, 9 × 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्ज के बीच में रहता है, यदि सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, अब देखिए मैं इस पर लिख सकता हूं K Q1 का वैल्यू क्या है बेटा, Z into E. Z E। Q2 का वैल्यू क्या है, E। अब बेटा माइनस E होती है, पर मैं तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ठीक है ना, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। ओके, मैं सिर्फ उसका वैल्यू लिख रहा हूं। ओके, तो K ZE हो गई न्यूक्लियस की चार्ज, E हो गई इलेक्ट्रॉन की चार्ज, तो K ZE into E by R square, it is equal to K ZE square by R square। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब आपको मैंने पिछले क्लासेस में एक चीज बताया था कि कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए, कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, Centripetal force. centripetal force। Circular motion you require a centripetal force। और centripetal force का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, mv स्क्वायर बाय R. याद है ना, mv स्क्वायर बाय r। m is mass, v means velocity, r means radius of circular path। ओके, अब यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रही है वो किसके कारण मिल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण मिल रही है। ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है किस फोर्स के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हो रही है। ओके, तो यहां पे हम बोल सकते हैं एक चीज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is equal to सेंट्रिपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स मिल रही है दैट इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे हमको देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, K ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ओके, व्हिच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R. ओके, mv स्क्वायर बाय r। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, v को सब्जेक्ट का फॉर्मूला बना देता हूँ, ये r कट जाएगा, स्क्वायर कटेगा ना। ओके, तो आई कैन राइट k ZE स्क्वायर बाय m r इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो दिक्कत, k ZE स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू v स्क्वायर। ये तो हो गई एक इक्वेशन आपके सामने, ठीक है ना। हम लोग यहां से यहां आ रहे हैं, व्हाट इज दिस इज वन इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। Yes sir। Yes sir. यहाँ पे हम v को सब्जेक्ट का फॉर्मूला बनाएंगे, v, तो v को सब्जेक्ट का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, nh बाय
2 पाई mr। किसी को कोई दिक्कत? v is equal to nh by 2 pi mr। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं v का वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, ठीक है ना? पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 in 1। ओके, v का वैल्यू क्या हो गया? nh by 2 pi mr। ये मैं यहां पे लगा दूंगा, ठीक है? तो देखो बेटा क्या आ जाएगी, ये देखना क्या आ जाएगी। क्या दिख रहा है? k z square by mr, ओके, इज इक्वल टू क्या है, नीचे लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ओके, 2 पाई क्या हो जाएगी? 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर R r square. स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो क्या है, m कटा है ना, स्क्वायर है ना, तो कटा, ये वाला कटा, ये वाला कटा, ठीक है ना? बच क्या गया? देखो k z स्क्वायर डिवाइडेड बाय k z स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m r। ठीक है ना? अब हमको r निकालना है ना, हमको तो रेडियस ही निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, r को सब्जेक्ट में फॉर्मूला बनाता हूं, मैं r को उधर, तो क्या आया, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये आ गया रेडियस का फॉर्मूला। अब देखो ये जो फॉर्मूला है आपसे कभी काल डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ बोर्स ऑर्बिट। nth मतलब n का वैल्यू 1 लोगे तो